बेटा हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। जब हमने कल बात की थी तो हमने एसआई सिस्टम के अंदर 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात की थी, जिसमें हमारा मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। जब हमने बात की थी सिस्टम के बारे में तो हमने 3 सिस्टम पढ़े थे, एक सीजीएस सिस्टम, एक एमकेएस सिस्टम और एक आपका एफपीएस सिस्टम। जब हम इन तीनों सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसके बाद इन तीनों सिस्टम से ही मिलकर आपका कौन सा सिस्टम बना, फोर्थ सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया एसआई सिस्टम। क्या नाम दिया भाई? अरे क्या नाम दिया? एसआई सिस्टम। बोल क्या करो यार, एसआई सिस्टम। इसमें सबसे पहला है आपका इट इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पर एक वर्ड है आपका कि एक रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। अगर हम इस रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करें तो ऐसा हमने देखा है कि जो एनर्जी है, एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लाइक एनर्जी में अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, एनर्जी में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इसी में ही आपका थर्मल एनर्जी भी आएगा और भी वेरियस फॉर्म्स की एनर्जी होती है। तो इन सब एनर्जीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी जो यूनिट होती है वो बिल्कुल कॉमन यूनिट होती है और यूनिट होगी आपकी जूल। वैसे एनर्जी की यूनिट आपकी कैलोरी भी होती है, लेकिन जो जनरलाइज्ड फॉर्म में हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर वो हम कौन सी यूनिट को यूज करेंगे, तो आप बताओगे जूल को, क्योंकि ये जूल आपकी यूनिट है आपकी एनर्जी की और सभी एनर्जी की यूनिट जूल होती है। इसीलिए हमने बोला ऐसे सिस्टम को इट इज अ रेशनल सिस्टम, दैट मींस सभी जो एनर्जी है उसकी एक कॉमन यूनिट हमने बना ली और वो जो कॉमन यूनिट बन गई वो क्या बन गई आपकी जूल। नेक्स्ट है आपका इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पॉइंट, ये आपका एक कोहेरेंट सिस्टम होता है। अब ये कोहेरेंट सिस्टम क्या है, और इस कोहेरेंट सिस्टम का बहुत क्लोज रिलेशन है आपका मैट्रिक्स सिस्टम के साथ। एक ही एग्जांपल से हम दोनों बातों को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक फॉर्मूला है हमारा जो हमने क्लास 9 के अंदर में पढ़ा था, F equals to G m1 m2 upon r square. This is what? This is universal law of gravitation. ये universal law of gravitation ये बताता है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम बस यहाँ से ये समझते हैं कि जो कैपिटल G है, इस कैपिटल G की एक वैल्यू होती है। वो कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है वो हम लिखते हैं यहाँ पे 6.67 into 10 raised to the power minus 11। ये तो वैल्यू है इसकी कैपिटल G की। इसके बाद इसकी यूनिट लगेगी, क्या यूनिट आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2, ये इसकी यूनिट है। अब आपने देखा इस कोहेरेंट सिस्टम के साथ समझो आप कि ये 6.67 ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन इन सब के साथ आपको एक यूनिट दी गई है अलग से, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका इस यूनिट से कोई भी लेना देना नहीं। मान लो हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G, तो हम इस वैल्यू को बिना पुट करे हम इस कैपिटल G की वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसकी हम यूनिट को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, वो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू, क्योंकि हमें कैपिटल G की यूनिट निकालनी है तो कैपिटल G एज इट इज आ गया आपका। m1 मतलब मास, m2 मतलब मास। मास की यूनिट क्या होती है बेटे? kg। kg की मल्टीप्लाई 2 बार हो गई, इसलिए क्या आ जाएगा आपका kg स्क्वायर अपॉन उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस की पावर क्या है आपकी 2, इसलिए मीटर की पावर 2। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल G की हमें निकालनी है वैल्यू kg की पावर 2 प्लस में, जब ये यहां पर है मल्टीप्लाई में तो इधर इक्वल्स टू के इधर आके किस पर आ जाएगा? डिवाइड में, और जब हम यहां से इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल G की वैल्यू निकलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। तो आपने देखा कि हमने कैपिटल G की वैल्यू बड़े आराम से निकाली है। कैपिटल G है क्या आपका? वो है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है तब भी हम इसकी आराम से क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। वैल्यू नहीं, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, और यूनिट अगर आप निकाल सकते हो इसी वजह से हम बोलते हैं इट इज अ कैसा सिस्टम आपका? कोहेरेंट सिस्टम। और इसका रिलेशन इसके साथ मैंने आपको क्यों बताया? हमने बोला इट इज अ मैट्रिक्स सिस्टम। जब भी आप किसी की ऐसा यूनिट लिखते हो तो आगे आने वाले चैप्टर में आपको ऐसा मिल जाएगा क्या कि आपको बहुत सारी बार लिखने को मिलेंगे आपके कांस्टेंट की वैल्यू, और उनमें 10 की कुछ पावर्स होंगी। तो 10 की जब कुछ पावर्स होंगी उसके साथ भी आप उसके ऐसा यूनिट को लिख सकते हो, क्योंकि हम आपकी पावर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3।
इसी वजह से इसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं आपका मैट्रिक सिस्टम, क्योंकि हम ऐसा यूनिट लिखते टाइम भी पावर्स का यूज कर लेते हैं 10 के साथ, मतलब 10 की कुछ पावर्स लिख लेते हैं और तब इसकी ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ कैसा सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। ये कैसा सिस्टम बन जाता है आपका, मैट्रिक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ये आपके एडवांटेजेस थे एसआई सिस्टम के। इसी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के बारे में बताया था कि हम जो पढ़ेंगे वो एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। आप जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। पहले कई बार पेपर में आया है, लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई बार पूछ लेता है, अदरवाइज बेस पार्ट है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। अगली हेडिंग है हमारी क्या चीज, तो आप बताओगे अगली हेडिंग है हमारी पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, पहले कई बार पेपर में आया हुआ है, लेकिन अभी अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा आपको चीजों को समझने में, और हम इसका यूज कहां पे करते हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। नाम है इसका क्या चीज, पैरेलैक्स मेथड। इसी के साथ आपके तीन इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तीन इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर वो यूनिट जो है आपकी डिस्टेंस की यूनिट है, जैसे लाइट ईयर आपकी एक यूनिट आएगी, पार्सेक की एक यूनिट आएगी और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपकी आएगी। इन तीनों का रिलेशन क्या है, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, वो हम इस टॉपिक के बाद आपका समझ लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी सा भी पॉइंट है ये आपका। पहले तो आपसे पूछे कि पैरेलैक्स होता क्या है, तो आप इसके बारे में नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। पैरेलैक्स इज द नेम गिवन, parallax is the name given to change in the position of an object। बेटे इस पे आगे आप लिखेंगे पैरेलैक्स मेथड में आप पैरेलैक्स इज द नेम गिवन, पैरेलैक्स इज द नेम गिवन to change in the position of an object, to change in the position of an object with respect to the background, comma, when the object is seen from two different positions। फर्स्ट स्टॉप लगाएंगे आप, उसके बाद यूज लिख लेंगे पैरेलैक्स मेथड का कि हम इसका यूज कहां पे करते हैं। The parallax has been used for measuring distance of stars which are less than 100 light year away। फुल स्टॉप लगाएंगे और इसके डायग्राम को कुछ आप इस तरीके से समझेंगे पैरेलैक्स मेथड की। पहले डायग्राम से बता दूं, फिर आप इसको रियल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप इस बात को समझ लीजिएगा। मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्लेनेट आपका एफ पोजीशन पे इसका होल्ड करा हुआ है। क्योंकि ये एफ पोजीशन पे है तो हमने देखा कि ये यहाँ इस सरफेस के साथ लगभग एंगल बना रहा है आपका थीटा का, और यहाँ पर एक और है आपका जो नियर बाई प्लेनेट है एल। ठीक है बेटे, इसमें हम देखें तो ये आपकी नियर बाई पोजीशन है प्लेनेट की। इसका एक और पॉइंट है आपके, जैसे एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट हम इधर कंसीडर करते हैं ये, और यहाँ पर भी एक आपका प्लेनेट है जो आपका एफ फार है आपका, तो ये थीटा वन है और ये क्या है आपका थीटा टू, और ये ऐसे आपने इसी डायरेक्ट करना। ठीक है, मान लो इसके मिड पॉइंट्स इसको ज्वाइन कराते हैं तो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ से, क्योंकि जेड बन रहा है तो ये भी क्या बन जाएगा आपका थीटा वन और ये भी क्या बन जाएगा आपका थीटा टू। इस पॉइंट को हम नाम देंगे ए, इस पॉइंट को नाम देंगे बी। पैरेलैक्स मेथड कहता है कि थीटा वन प्लस जो थीटा टू होगा आपका, तो बेटे किसके बराबर आएगा आपका, ऑफलाइन वाले तो बोल रहे हैं जब ये मूव है AB upon AN, किसके बराबर आएगा आपका AB upon AN। बेटे ऑफलाइन वाले मोड के बच्चे बोल रहे और ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखें कि जब हम कुछ भी चीज समझेंगे
तो हमें नोट नहीं करने हैं पॉइंट्स, हमें पहले उस कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद नोट करना है। दैट मींस फर्स्ट टाइम जब आप वीडियो देखें तो आप पहले उस वीडियो को समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11th की फिजिक्स थोड़ा सा आपकी अलग है एज कंपेयर टू जो आपने पहले फिजिक्स पढ़ी है। तो आप पहले कंसेप्ट को समझें, उसके बाद नोट बनाएं, अपने नोट्स लिखें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अभी थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, जब इसी वेबसाइट पे आपके डलने लगेंगे नोट्स तो फिर आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक ये आपका पैराडाइज मेथड वाला कंसेप्ट है जो आपसे जनरली पूछ लेते हैं। अभी जब हमने इस वीडियो को स्टार्ट करा था तो इस वीडियो के स्टार्टिंग के पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि हम 3 स्पेशल टाइप की आपकी यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपकी जो यूनिट है वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आती है। जो आपकी डिस्टेंस लंबी डिस्टेंस होती है, तो दूर दूर की डिस्टेंस होती है, जैसे एक प्लेनेट से एक दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस या सन से आपकी अर्थ की डिस्टेंस, इन सब चीजों के बारे में बात करके हम 3 इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट्स अलग निकालते हैं जिनके बारे में, जिनके रिलेशंस में बहुत सारे एग्जाम्स आपसे पूछ लेता है। जैसे एनडीए के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पहले आपके एक पेपर होता था एससीआरए का। एससीआरए इज ए स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, आईआईटी के लेवल के ऊपर का वो पेपर होता था, उसमें पूछ लिया जाते थे वो। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और उन 3 स्पेशल यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, और हम ऑफलाइन वाले बच्चे भी बोले और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बोल बोल के पढ़े। ठीक, देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। ये किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। वेरी गुड, 1.496 into 10 की पावर 11 और बेटा आप यूनिट लगाएंगे मीटर। कई बुक्स ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू 1.496 मीटर into 10 की पावर 11 होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ बुक्स इसको राउंड ऑफ करके ऐसे लिख देती है कि ये 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। दोनों ही बात बिल्कुल सही है। हमने जो टॉपिक पढ़ा था कल, तो हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ा था। एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है। इसी में ही एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपका केमिस्ट्री का भी टॉपिक है और केमिस्ट्री के टॉपिक में भी आपका जो चैप्टर 1 है वहां पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन की डेफिनेशन को बताया गया। सेम हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अभी एरर वाला एक पॉइंट आएगा, उसमें हम समझ लेंगे उन बातों को। फिलहाल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है आपकी 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर। इट इज द एवरेज डिस्टेंस। ये आपकी एवरेज डिस्टेंस होती है किस किस के बीच की, सन की और अर्थ के सेंटर के बीच की। सन और अर्थ का जो सेंटर है उसके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट्स मीन AU। ठीक, इसके बाद है आपकी नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है लाइट ईयर। लाइट ईयर है आपका वैक्यूम में जो लाइट आपके पास होती है पूरे एक साल, उसको हम क्या कहते हैं, आपका लाइट ईयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर अगर आपसे कोई पूछे? 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। वेरी गुड, 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर इज द एग्जैक्ट आंसर। ये लाइट ईयर की वैल्यू है आपकी। लाइट ईयर इज आल्सो अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपका 2022-23 के एनडीए के पेपर में आया। पिछले साल के पेपर उठाएंगे तो आपको ये सब चीजें आराम से वहां पे मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। तो 1 लाइट ईयर क्या है, तो आप बोलोगे 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, लाइट ईयर क्या है, ये यूनिट है। किस चीज की यूनिट है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस की यूनिट है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इसके बाद पहली यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट हो गई, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आई, उसको हम नाम देते हैं पार्सेक। क्या नाम देते हैं उसको? पार्सेक। 1 पार्सेक, 1 PA। ये किसके बराबर होती है, अगर कोई आपसे पूछे तो? 3.1 into 10 की पावर 16 मीटर। 3.1 into 10 की पावर 16 मीटर। ठीक, तो पार्सेक भी आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, जिससे हम क्या करते हैं, आप एवरेज डिस्टेंस फाइंड करते हो किसके बीच का, प्लैनेट्स के बीच का, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, और आपका प्लैनेट टू प्लैनेट की डिस्टेंस को भी हम पार्सेक की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो पार्सेक की वैल्यू 3.1 into 10 की पावर 16 मीटर। ठीक, आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड आप इस बात को आंसर दे सकते हो। जैसे क्या, यहाँ पे 10 की पावर 11 है, या 10 की पावर 15 है, और यहाँ 10 की पावर 16 है। तो हमें पता है कि 11, 15, 16 में सबसे बड़ा जो आपकी वैल्यू है वो 16 है। तो 10 की पावर 16 वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू। दैट मींस पार्सेक इज द बिगेस्ट वैल्यू। दैट मींस अगर हम किसी भी बड़ी डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं तो हम वहां पे पार्सेक का बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, आपका यूज कर सकते हैं। आई बात समझ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो हमें समझना है, और ये कई बार आपके पेपर में भी पूछ लेते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज होती है। अभी हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर उसके बाद आप चलेंगे आगे वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है आपका डायमेंशंस। डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बेटे देखो, हम अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके लिए हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम डायमेंशंस है, हम इसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। डायमेंशंस क्या है? तो आपसे ये पूछेगा व्हाट इज डायमेंशन, तो आप बताओगे पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या है? तो हमने कल पढ़ा था आपका बेस क्वांटिटीज के बारे में। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें मास, जिसमें लेंथ, जिसमें टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीजें आती है। तो जो हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी फॉर्मूले के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपकी डायमेंशंस कहलाती है। दैट मींस पावर किस चीज की बेटे? आपकी बेस क्वांटिटीज की। बेस क्वांटिटीज क्या है? दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7 होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर बॉक्स पे लिख रखा है कि मास, लेंथ, आपका टाइम, थीटा, थीटा इज टेम्परेचर, इसको हम के से भी आपका इंडिकेट कर देते हैं। कैसे लिखते हैं हम डायमेंशंस? देखो हम इसे ऐसे समझते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वॉल्यूम, उस वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है आपका? तो वॉल्यूम होता है आपका L into B into H। ठीक, लेंथ आपकी L से इंडिकेट की जाती है डायमेंशंस में। बेस सॉरी विड्थ जो है आपकी, वो आपकी क्या होती है? आपकी स्पेशल टाइप की लेंथ है, तो उसको भी हम L से इंडिकेट करेंगे। H तो हाइट है, हाइट एक स्पेशल टाइप की डिस्टेंस, एक लेंथ होती है, उसको भी हम L से ही इंडिकेट करते हैं। अब आपने देखा कि जब हमने डायमेंशंस m, l, t, थीटा की बात करी, तो इस पे हमने एक ब्रैकेट लगाया बड़ा, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। डायमेंशंस को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखेंगे। उनको हम बोलते कैसे हैं, हम ये भी सीख लेंगे आपका। देखो l into b into h मतलब एक स्पेशल टाइप की क्या है? ये आपकी लेंथ है, तो लेंथ मतलब l। ये भी क्या है आपका? l। ये भी क्या है आपका? l। तो ये क्या है आपका? साथ के साथ l3। आप क्या पढ़ते हो जनरली? इसे हमने क्या पढ़ा है? L क्यूब। लेकिन जैसे ही हम डायमेंशंस की बात करते हैं, तो डायमेंशंस में यहाँ पे L क्यूब हट जाता है। क्या आ जाता है आपका? L3। मान लो ये L की पावर 2 होता, तो क्या बन जाता आपका? L2 बन जाता। तो ये आप क्या करेंगे? इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कई बुक्स में आप इसे ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, M0 L3 T0, क्योंकि डायमेंशंस में ये M, L और T का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये यहाँ पर क्या करता है? m की पावर को 0 कर देता है, t की पावर को 0 कर देता है, l की पावर 3। तो m0 l3 t0। किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो 1 की यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, उसकी मल्टीप्लाई l3 से करेंगे तो l3 ही आएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। ये ऐसे आपको पूछा जाता है, ऐसे आपको ये वाली बातें याद रखनी है। और बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा फिजिक्स की फील्ड से समझ लेते हैं। फोर्स, फोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से इस फॉर्मूले को निकालना सीखा था आपका, जिसमें फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहता है आपका। F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। वैसे F इक्वल्स टू m हम डिराइव करते हैं। F इक्वल्स टू यहां से क्या है आपका? m, क्योंकि मास को m से इंडिकेट किया जाता है और एक्सीलरेशन को स्मॉल a। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो देखो मैं आपको ये वाला कांसेप्ट कैसे समझा रहा हूं, क्योंकि एक्सीलरेशन की आप जब डायमेंशन निकालोगे उसको सॉल्व करने के लिए हमें कई बार क्या करना पड़ेगा? आपकी नई नई चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे कैसे समझना पड़ेगा? देखो वेलोसिटी, आपसे कोई कहे कि वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बताओगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये किसके बराबर होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है। अरे किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपसे कोई पूछे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना, दैट मींस कोई एक आपकी लेंथ होगी आपकी। अब अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर ये क्योंकि एक लेंथ है इसलिए हमने l लिखा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टाइम। टाइम को क्या लिखा? t। टाइम को क्या लिखा? t। t की पावर है कितनी आपकी? 1। अब अगर हम इस कांसेप्ट को समझे तो आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है, क्या कि जो पावर डिनोमिनेटर में प्लस में है, वो जैसे ही हम इसको आपका न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो प्लस की वैल्यू किस में बन जाएगी आपकी? माइनस। अरे किस में बन जाएगी आपकी? माइनस। तो LT-1 इज द डायमेंशन ऑफ किस चीज की? वेलोसिटी। हमने क्यों निकाली है वेलोसिटी की डायमेंशन? तो देखो, क्योंकि फोर्स बराबर m into a है और a इज एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो किसके बराबर होता है? वो देख लो, एक्सीलरेशन किसके बराबर है? तो आप बताओगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दैट मींस वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो, और उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन को निकालने के लिए हमें वेलोसिटी की भी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, और आपको टाइम की तो डायमेंशन पता है t ही होती है। तो देखो
चेंज इन वेलोसिटी, ये लिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकाली हमने lt माइनस 1। अब यहां से क्या पुट करोगे यहां पर lt माइनस 1 अपॉन t। आपको ये याद रखना है t की वैल्यू क्या है आपकी प्लस की 1। अगर ये माइनस 1 होती तो ये कैंसिल हो जाती, क्योंकि प्लस की 1 है इसलिए कैंसिल नहीं होगी। तो क्या होगा, ये कहां चली जाएगी आपके ऊपर चली जाएगी, क्या बना देगी इसको lt माइनस 1 इनटू t माइनस 1। सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो ये आपका फाइनली बनेगा lt माइनस 2। क्या बनेगा आपका lt माइनस 2। lt माइनस 2 क्या है, ये डायमेंशन है आपकी एक्सीलरेशन। ये किसकी डायमेंशन है बच्चों, एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की अगर ये डायमेंशन है तो मास की डायमेंशन तो m ही रहती है कैपिटल में, तो ये आपने ऐसे लिखी m। एक्सीलरेशन की क्या निकाली lt माइनस 2। क्या और कुछ वैल्यू पुट होगी फोर्स पे, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि दिया हुआ ही नहीं है फॉर्मूला। तो फोर्स की डायमेंशन क्या निकाल दी आपने mlt माइनस 2। ये डायमेंशंस को निकालने का आपका एक तरीका है। इस तरह से अगर आपको फॉर्मूले आ रहे हैं तो आप सबकी डेरिवेशंस आराम से आप डिराइव कर सकते हो। अदरवाइज क्योंकि आपको ये याद करनी है, तो ये आपकी जो बुक है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक में आपका जो पेज नंबर 155 है वहां से आपको ये डायमेंशंस के क्या दी हुई है, पूरी की पूरी एक टेबल दी है ये, ठीक है। आपको इस टेबल को क्या कर लेना है, याद करना है अलॉन्ग विद द फॉर्मूले के साथ। ये ऐसे आपको डायमेंशंस दी गई हैं, ठीक है। ये डायमेंशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट रखती है और बिना डायमेंशंस के आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये जो पूरी की पूरी टेबल है वो शेयर कर दूं, आप देख लीजिएगा इसको और ये आपको याद कर लेंगे सो दैट कि जब हमारी अगली क्लास होगी न्यूमेरिकल की तो हम उन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है भाई। बेटे हम नेक्स्ट आपकी डायमेंशन सीख लेते हैं। एक ही डायमेंशन से बहुत सारी डायमेंशंस को हम सीख लेंगे, वो आपकी इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो क्या है इसे आप समझ लीजिए। प्रेशर क्या है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, फोर्स की डायमेंशन अभी आपने निकाली सीखे mlt माइनस 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे ऐसे mlt माइनस 2। देख रहा है एरिया, एरिया की कैसे निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ इनटू विड्थ। आप ऐसे कहेंगे सर मुझे तो बहुत सारे फॉर्मूले सेट के स्क्वायर करोगे तो भी L2 ही आएगा सॉल्व करके, जो भी आप एरिया करोगे आएगा सॉल्व करके L2 ही। तो ये लेंथ क्या है, स्पेशल टाइप की दूरी है, डिस्टेंस है। विड्थ एक स्पेशल टाइप की डिस्टेंस है, L into L क्या किए देगा हमें L2। तो एरिया की डायमेंशन क्या आएगी बेटे आपकी L2। और जो हम मैथ में करते थे एक L से एक L को काटेंगे, एक L की पावर क्या बचेगी आपकी 1 बचेगी प्लस की। इसे आप सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका ml माइनस 1 t माइनस 2। ml माइनस 1 t माइनस 2 किसकी यूनिट बनी, आपकी डायमेंशंस बनी, तो आप बताओगे ये बनी आपकी प्रेशर की। तो प्रेशर ऐसे निकलेगा आपको ml माइनस 1 t माइनस 2। ये क्या निकालना सीख रहे हैं, हम निकालना सीख रहे हैं डायमेंशंस। और इंपॉर्टेंट समझिए, एक होती है आपकी एनर्जी। अभी हमने जब इस वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी की यूनिट होती है वो सेम होती है। सेम जो भी हम एनर्जी लेंगे उनकी डायमेंशंस भी आपकी कैसे मिलती है, बिल्कुल सेम। सिर्फ एक सरफेस एनर्जी की अलग मिलेगी, बाकी सबकी कैसी मिलती है, बिल्कुल सेम मिलती है। एनर्जी क्या, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये इसका क्या होता है बेटे, फॉर्मूला होता है। 1/2 एक कांस्टेंट है और डायमेंशन का रूल है कि इसको हम हमेशा क्या करेंगे आपका इग्नोर। क्या करेंगे बेटे हम इग्नोर, क्योंकि 1/2 इज ए कांस्टेंट और डायमेंशंस के अंदर जो भी कांस्टेंट आते हैं हम हमेशा उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब हमें डायमेंशन फिर लेनी किसकी है, मास की और वेलोसिटी की लेंगे। तो मास की डायमेंशन mot, वेलोसिटी की हम यहां से देखेंगे तो lt माइनस 1 है, तो lt माइनस 1 की भी पावर कितनी है 2, lt माइनस 1 की पावर 2। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा ml2 t माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन बन गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी की। सभी एनर्जी की डायमेंशंस भी आपकी क्या होगी, आपकी ml2 t माइनस 2 बनेगी। क्या बनेगी आपकी ml2 t माइनस 2 बन जाएगी सभी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो और भी जो आपकी एनर्जीज आएंगी, मैकेनिकल एनर्जी हो, सभी एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या मिलेगी आपकी ml2 t माइनस 2। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन हो ही हो, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं और एक दो मैं आपको बता भी देता हूँ,
कि ऐसी कौन कौन सी है। जैसे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो हम इसमें पढ़ लेते हैं आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वहां पे तो जो डायमेंशन है कुछ आपकी डायमेंशन ऐसी होती है, या बेटा हमारी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो डायमेंशन लेस होती है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या होती है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटे स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने आपका पढ़ा था कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और नाम होता है, इसको नाम देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, आप इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक, अगर हम इसके बारे में बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी डेंसिटी, हम जब निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस बेटे, 4 डिग्री सेल्सियस। हमने 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिया क्योंकि जो पानी की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। क्या वैल्यू होती है उसकी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमने कैसे निकाली ये बात, तो देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। मास का डायमेंशन m, और अभी हमने वॉल्यूम का जो डायमेंशन निकाला वो निकाला था L3। तो बेटे क्या बन गया आपका ml - 3। ये किसके डायमेंशन बन गई, गामा के डायमेंशन की, क्योंकि यहाँ पर भी डेंसिटी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका डेंसिटी लिखा है, दोनों तरफ भी डेंसिटी लिखा है। डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा और कोई भी आपकी जो है यूनिट नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। देन इट बिकम्स अ कैसी क्वांटिटी, तो आप बोलोगे इट बिकम्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसी बन जाएगी बच्चों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस मतलब इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होगी। अब एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने क्लास 7th 8th में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसको हम इंडिकेट कराते हैं म्यू से। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। आपसे पूछे व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो आपने देखा कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m, उसका वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आप बोलोगे उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगेगा, प्रॉपर्टी होती है वेट की, वो हमेशा ही आपको किधर लगता है बेटे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और क्योंकि अगर हम बात करें जैसे इस बुक के ऊपर इस रजिस्टर, इसके ऊपर हमने इस डस्टर को रखा हुआ है, तो ये बैलेंस वे में रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका जो डस्टर है ये इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो बुक है इस पे ऊपर की तरफ ऐसे आपको फोर्स लगा रही है जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको हम क्या नाम दे देंगे आपके, ये भी आपकी किस टाइप की फोर्स ही होती है, स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स ही होती है, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। अब जो फोर्स और फोर्स है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, mlt-2 mlt-2 जब कैंसिल हो जाएंगे तो कोई भी आपकी डायमेंशन नहीं बचेगी, इसलिए इट बिकम्स अ कैसी क्वांटिटी, तो आप इट बिकम्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या इसके अलावा और भी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होती है, उनके बारे में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है आपका न्यूमेरिकल, जो डायमेंशन से रिलेटेड है, उसी में ही हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इससे पहली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले जो नोट्स आप बनाएंगे वो नोट्स आप पहले मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप जब सेकंड टाइम वीडियो देखेंगे तब आप उसको नोट्स को बड़े ध्यान से आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।